लोगों ने मुझे साथ दिया और मेरी राजनीति में लीडर्स ने बाद में साथ दिया। पहले मैं अपने दोस्तों की दम पर लीडर बना और मेरे दोस्तों ने मुझे लीडर बनाया। के बाद अचानक आपका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होना और कांग्रेस की तरफ आपका रुझान बढ़ना, कांग्रेस में फिर आपका प्रवेश, इन परिस्थितियों के बीच की जो स्थिति है वो हमें बताएं कि आखिर क्या मजबूरियां रही। वो तो कहा वो कहानी हो गई। कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हुआ करती थी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने एक सीट के कारण अपनी सरकार बनाना पसंद नहीं किया था, सरकार गिरा दी थी। और आज के शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कितने कमरे हैं 20 और खरीद लो, लेकिन सरकार भाजपा बनाई जी में है। शिवराज जी भी कभी नर्मदा जी में जल लेकर नर्मदा जी में जाके कसमें खाया करते थे, संकल्प लिया करते थे, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी कोई उनका संकल्प नहीं निभाया है, सिर्फ अवैध खनन करा के। शिवराज जी के परिवार के लोगों को देखिए आप, उनके से जुड़े हुए लोगों को देखिए आप, नर्मदा जी का उत्खनन कर रहे हैं। विधायक जी का एक कार्यालय तक नहीं है वहां पर, जनता उनसे मिले तो मिले कैसे, क्योंकि हमारा क्षेत्र द्वारा सेकेंडेज गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जुड़ा हुआ नरसिंहपुर आ जाता है, जहाँ पे उनका सरकारी आवास है, वहीं पे उनका कार्यालय बहुत अच्छा है। और इन प्रतिशत आंकड़ों के बलबूते मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बगावत देखिए, हमें विश्वास है हमारा कोई हमारी पार्टी का रूठेगा नहीं, टूटेगा तो हम मना लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सब जगह जाहिर हो गई है। उनके लीडर्स तो आपके चैनल पे ही बता रहे थे, मैंने सुना वीडियो देखे, तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर इसके चैनल पर इस बात की मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। और जिस दिन ये चीज सच, उसी समय हमारी पार्टी से लोग टूट कर गए थे, किसी कारण से तोड़ा गया। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसे ही लोग टूट कर जाएंगे और अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर जगह विद्रोह है और अब भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम समय पर चल रही है। सब नेताओं को टिकट चाहिए, सब लड़ने के लिए तैयार है। परिस्थितियों के तहत आपका तो ये कहना है कहीं ना कहीं सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, डंकी की चोट पे बनेगी। आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं रुष्ट है, तो वहीं आगे मुगालते में कांग्रेस ना रहे कि हमें बना परसी परसाई थाली में। नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी मुगालते में नहीं है, किसी भी चीज को लेके एकदम भ्रम में नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी 2023 के साथ साथ 24 की भी कर रही है, क्योंकि आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अपने जो सीट है, जो रिजर्व सीट है, उसको मुक्त कराएं। देखिए, गोटेगांव विधानसभा 1977 में रिजर्व हुई थी और तब से आज 2023 है, गोटेगांव विधानसभा रिजर्व है। मुझे जहां तक जानकारियां हैं 2025 में परिसीमन है, 27 में सीमांकन है। इसके बाद लगभग गोटेगांव विधानसभा रिजर्व से अनारक्षित हो जाएगी। कि कांग्रेस की सरकार में कर्ज माफी हुई है। कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री, उनके परिवार के लोगों का कर्ज माफ हुआ। अपने नरसिंहपुर जिले में आते हैं कि भैया इसमें हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम स्थानीय हैं और बाहर के लोगों को यहाँ पे मौका दिया गया है, तो उसमें भी एक चीज जानकारी आती है, बोले वहां पे सिर्फ सांसद जी का फोन चलता है, बोले वो बोलते हैं तभी नौकरी मिलती है। ऐसा लोग नमस्कार दर्शकों, मैं मदन तिवारी। सीधी बात के कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं इंजीनियर साहिल सिंह राजपूत जी। आपने गोटेगांव से राजनीति की शुरुआत की है, आप इंजीनियर हैं और उसके बाद भी आप राजनीतिक गलियारों में घूमकर अपना नाम आप एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र गोटेगांव से लेकर आपने प्रदेश तक अपना नाम पहुंचा दिया। वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंजीनियर साहब के लिए। बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं आपका साहिल जी। भैया, थैंक यू भैया। हमारे इस सीधी बात कार्यक्रम में आपका स्वागत है, स्वागत के साथ, क्योंकि हमारा कार्य जो है मीडिया का कि सवालों की बौछार हम आपके साथ करेंगे। तो बौछार इसलिए है क्योंकि आप एक युवा शक्ति हैं और युवाओं को की जरूरत है, आज देश को, आज राष्ट्र को युवाओं की जरूरत है। कहीं ना कहीं युवा शक्ति जो है ऐसा नजर आता है कि जो राजनीतिक लेयर होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं सेकंड लेयर की कमी आज महसूस यहाँ पर हो रही है। तो ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि बट का वृक्ष या पीपल के जो वृक्ष होते हैं उनके नीचे सेकंड लेयर तैयार नहीं हो पाती, तो ऐसा ही कुछ नजारा या नजर आ रहा है। साहिल भाई, पहले तो आप अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि समाहित करके हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और
क्या शिक्षा प्राप्त की आपने, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद किस पारिवारिक कल्चर, किस माहौल के बाद आप राजनीति में आपका प्रवेश हुआ? सबसे पहले मदन भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कार्यक्रम आपका चलाया रेड अलर्ट न्यूज पर सीधी बात, इससे नरसिंहपुर जिले के हमारे लोगों को, नौजवान लोगों को आपने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी बात बड़े स्तर पर पहुंचाने के लिए दिया है। आप बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, आपको थैंक यू। और रही बात मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तो मेरा जो बचपन निकला एक मध्यम वर्गीय परिवार में निकला। मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरी मदर हाउस वाइफ हैं। मैं स्कूल में पढ़ता था और स्कूल के दिनों से ही मेरे जब नौजवान साथियों के साथ मैं स्कूल टाइम से ही ऐसा बोला जा सकता है कि लोग मेरे को अपना लीडर मानने लगे थे। मुझे क्लास 10th में मॉनिटर का इलेक्शन फाइट कराया, मैं मॉनिटर का इलेक्शन जीत के मैं क्लास कैप्टन बना। 11th में फिर मैं निर्विरोध बना, वहीं से लीडरशिप के जो गुण थे वो डेवलप होने लगे थे। जी। और आगे चल के फिर मेरा राजनीति में प्रवेश हो गया। कॉलेज लाइफ के पहले से मैं 12th से ही मैं राजनीति में आ गया था। तो ऐसे करके फिर इसके बाद मेरी पढ़ाई हुई, मैं इंजीनियर बना और मुझे राजनीति मेरी साथ साथ चलती रही। और जब मेरी राजनीति साथ साथ चलती रही, मैं उस समय इंजीनियरों का अध्यक्ष ही बन गया था। तो जब राजनीति साथ साथ चलती थी तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते थे, क्योंकि बड़े लीडर्स से हर कोई अपनी बात नहीं कर सकता। मैं एक आम परिवार से हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, तो लोगों को लगता था साहिल हमारे जैसा है। लोग मेरे पास आते थे, अपनी बातें बताते थे कि यार भैया जो रोड काहे नहीं बन पा रही, जहाँ में जो गड्ढा काहे हैं, जो यहाँ सो काहे, जो नाली साफ काहे नहीं, छोटे छोटे मुद्दे मेरे पास लेके आते थे और मैं उनको अपनी सूझबूझ और अपने स्तर से उनको हल करा देता था। ये प्रूफ्स भी है मेरे पास, आज से मैं 9-10 साल पहले इन चीजों को मैं हल करा देता था। तो लोगों को लगा कि साहिल साथ देने लायक व्यक्ति है। लोगों ने मुझे साथ दिया और मेरी राजनीति में लीडर्स ने बाद में साथ दिया। पहले मैं अपने दोस्तों की दम पे लीडर बना और मेरे दोस्तों ने मुझे लीडर बनाया है। चलिए, गोटेगांव विधानसभा का क्योंकि रिजर्व सीट है, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, एक रिजर्व सीट में कहीं कोई भविष्य नजर नहीं आता कि क्या होगा भविष्य, क्योंकि आम जनता जो होती है ना वो लोकल का लीडर पसंद करती है। अब उन परिस्थितियों में आपके सामने एक बहुत बड़ी चीज, चुनौती सामने ये थी कि रिजर्व सीट है, आप सामान्य कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में आपने फिर राजनीति को चुना और आप आगे बढ़े, तो ये इसके पीछे क्या आपका ध्येय था? देखिए, राजनीति मेरा मकसद नहीं, समाज सेवा मेरा लक्ष्य है। तो जनता की सेवा के लिए जब मैंने माध्यम चुना तो मैंने सोचा जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़के लीडर बना जाए, और लीडर बनने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैंने सोचा कि हमें जब राजनीति करनी है, अपने लोगों की आवाज बुलंद करनी है, और अगर हम नहीं करेंगे हमारे लोगों की आवाज, अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो मेरे लोगों की आवाज कौन उठाएगा। तो मैंने सोचा कि जब राजनीति करनी है तो उसमें विधानसभा लोकसभा को ध्यान में न रखते हुए राजनीति आगे बढ़ाई जाए। तो अब आपका राजनीतिक कैरियर बढ़ चला है, और इस बढ़ चले कैरियर में कहीं ना कहीं आप प्रदेश समन्वयक के पद पर हैं, आप युवक कांग्रेस में, आपको बधाई हो। अभी अब एक बड़ी बात ये निकल के आती है कि ये खैर परंपरा अपने यहाँ चली आई है, और जो बड़े करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे सीखते हैं और आगे उसी रूप में आगे बढ़ते हैं। तो दल बदल की जो परिस्थितियां थी उनके उसमें कैसा परिस्थिति बनी थी? क्योंकि देखिए, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और काफी लंबा समय आपने व्यतीत किया, और एक सजग प्रहरी के रूप में सक्रियता आपकी उस समय भी बहुत ज्यादा देखी गई थी। और उस सक्रियता के बाद अचानक आपका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग होना और कांग्रेस की तरफ आपका रुझान बढ़ना, कांग्रेस में फिर आपका प्रवेश, इन परिस्थितियों के बीच की जो स्थिति है वो हमें बताएं कि आखिर क्या मजबूरियां रही। वो तो कहानी वो भी है कि कुछ तो मजबूरियां होती है, जो है कोई बेवफा नहीं होता। तो आखिर आपकी बेवफाई के पीछे क्या राज है? देखिए, मैं जिस तरह की लीडरशिप करता आया हूं पिछले 10 सालों से, मैं अपने साथियों के लिए लीडरशिप करता हूं, उनके हक के लिए लीडरशिप करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं था, निश्चित तौर पर मेरा एक अच्छा सम्मानजनक स्थान था। इस चीज को नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी राजनीति एकदम सच्चाई की रहती है, मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं। मेरे मुख्यमंत्री जी से भी अच्छे संबंध थे, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन जिस तरह से मैं वर्तमान परिस्थितियां देख रहा था, कभी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हुआ करती थी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिन्होंने एक सीट के कारण अपनी सरकार बनाना पसंद नहीं किया था, सरकार गिरा दी थी। और आज के शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कितने कमरे हैं,
20 और खरीद लो, लेकिन सरकार भाजपा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल सिद्धांत और विचारधाराओं से हट चुकी है। ये एक राजनीतिक बात। इसके साथ में एक चीज और थी कि जो युवाओं को मौका भारतीय जनता पार्टी देने का झूठा दिखावा कर रही है। उसी समय नगरीय चुनाव हुए थे निकाय के। मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं अब से पहले बोला मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जनता के लिए राजनीति करता हूं, मैं संगठन की राजनीति करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में, जिला जनपद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की उपेक्षा की हुई थी, उससे दिल दुखी था भैया। तीसरी चीज, हमारे क्षेत्र के जो पूर्व में विधायक हुआ करते थे, वो जनप्रतिनिधि थे उस समय, उन्होंने 60,000 वोट से ज्यादा उनको क्षेत्र की जनता ने दी थी। वो चुनाव हारने के बाद जिस तरह से क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके गए थे, वो भी एक दुख का विषय था कि क्षेत्र के पूर्व विधायक को कोई फोन लगाए तो फोन नहीं उठाते थे और व्यक्तिगत तौर पर किसी भी कार्यकर्ता का साथ नहीं देते थे, संगठनात्मक भी नहीं देते थे। तो मन दुखी था और मैंने सोचा कि साहिल, जिस जगह रहकर मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने नौजवान साथियों की आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे लगता है अब ऐसी जगह रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने बीजेपी से त्याग पत्र देकर आप कांग्रेस। अच्छा, एक बात और बताएं आप, लेकिन ये थोड़ा सच बताना है इसमें। मैं चाहूंगा, राजनीति में देखता हूं कि दिखता कुछ है, होता कुछ है, क्या कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, ये सब हम लगातार अनुभव करते चले आ रहे हैं। तो कुछ सच्चाई के साथ हमें चाहिए कि वर्तमान, मतलब जब आप भारतीय जनता पार्टी में थे तब भी आप बहुत सक्रिय भूमिका में थे और आज आप कांग्रेस में हैं और प्रदेश के एक बड़े पद पे हैं। इन दोनों के बीच आप कहाँ अपने आप को महफूज समझ रहे हैं और कितना आप, क्योंकि वर्तमान में जो कांग्रेस की स्थिति है वो जिस प्रकार से प्रदर्शित हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उन परिस्थितियों में आप अपने आप को कहां मजबूत समझ रहे हैं? मतलब बीजेपी में मजबूत समझ रहे थे कि आज कांग्रेस में? देखिए, मैं पूरी तरह से मजबूत अपने आप को कांग्रेस पार्टी में समझ रहा हूं। खुश भी मैं बहुत ज्यादा हूं क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे इतने जल्दी अपने परिवार का सदस्य मानकर जो सम्मान दिया है, अपना स्नेह दिया है, वो मेरे को वास्तव में बहुत खुशी का विषय है। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी दिया, मुझे प्रदेश के पद पर मुझे बैठाया, राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में मुझे उनके साथ मिलने का अवसर कांग्रेस पार्टी ने दिया, मुझे अभी यात्राओं का पहले प्रभारी भी बनाया गया, मुझे तमाम बड़े मंच कांग्रेस पार्टी ने दिए। वो भारतीय जनता पार्टी एक आम गरीब परिवार के व्यक्ति को उतना सम्मान स्थानीय स्तर पर नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वहां पे परिवारवाद चलता है और यहाँ पर कांग्रेस में सबको साथ लेकर चलने का काम होता है। तो मतलब आप अपने आप को मजबूत, बहुत सशक्त मान रहा हूँ, सशक्त मान रहे हैं कांग्रेस में। चलिए ठीक है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं। आगे हम बढ़ते हैं राजनीतिक परिदृश्य को लेकर कि अब क्योंकि जो गोटेगांव है विधानसभा, बहुत चर्चित विधानसभा है, मैं तो कहूँ जिले में नहीं प्रदेश में भी वो विधानसभा अपना रुतबा रखती है, अपना एक नाम रखती है। गोटेगांव का अपना एक वजूद है, अपना एक वजूद है, क्योंकि वहां देखिए आपकी लोकसभा सीट जो है वो भी आपकी मंडला से कनेक्टेड है। आगे बढ़ जाते हैं, आपको रिजर्व सीट है, वहां से माननीय प्रहलाद पटेल जी आज कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वहीं दूसरा पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह जी भी वहीं से। और वहां की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो कुछ ऐसी नजर आती है कि वहां कांग्रेस और बीजेपी कुछ समझ में नहीं आता कि है क्या। तो वहां मतलब कैसे रेते में से तेल निकालने वाली बात में और आप निकल पड़े हैं। देखिए, मैंने बताया कि मेरी जो राजनीति रही है, मैंने कभी रेता नहीं बेची, मैंने जुआ नहीं खिलाया, मैंने सट्टा नहीं खिलाया, मेरा कोई भी अवैध काम नहीं है। लोग राजनीति करते हैं व्यापार करने के लिए, कुछ लोग, मैं अपना व्यापार बंद करके राजनीति कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि राजनीति में नए युग में नई राजनीति और अच्छी राजनीति की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये सदी बदल चुकी है। इस सदी में युवाओं को आगे आना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए और दम से डटकर मैदान में राजनीति करते रहना चाहिए। चलिए, आपकी बहुत अच्छी सोच, क्रांतिकारी सोच को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। अब बात करते हैं आने वाले चुनाव की, क्योंकि काफी कम समय बचा हुआ है इलेक्शन में, तैयारियां भरपूर हैं, जोरों से तैयारियां हैं और कहीं कहीं तो परिस्थितियां ये आके निर्मित है कि प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए गए। आपके विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्या मानते हो उसको? कोई जल्दबाजी मानते हो या
कोई समीकरण है कि ये ऐसी एक चर्चा एक ऐसी आती है, सच कितनी है तो हम नहीं जानते, वो मीडिया का काम है कि जानकारी कलेक्ट करना कलेक्ट करके और उसको आम जनता के बीच में परोसना, जो हम अपना काम नैतिक जवाबदारी के साथ कर रहे हैं। तो वहां की जो स्थितियां परिस्थितियां, क्योंकि ये चर्चा भी होती है कि कांग्रेस के लीडर्स बीजेपी का लीडर तय कर देते हैं कि भाई यहाँ ये रहना, क्योंकि यहाँ से हमको निकलना है, और बीजेपी में ऐसा होता है कि ऐसा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? ये गलत बात है, ये तो लोग बोलते हैं, लोगों का कुछ नहीं है बोलने में। राजनीति में जिस तरह की ये बातें फैलाई जाती हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, ये बातें पूरी तरह से झूठी होती हैं। राजनीति में हमने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें हमारी गोटेगांव विधानसभा भी है, क्योंकि हमारे पास सिटिंग एमएलए हैं गोटेगांव में, और जब सिटिंग एमएलए हैं और वो वरिष्ठ लीडर है, और कांग्रेस पार्टी वैसे भी सरकार बनाने की पोजीशन में है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, उसको लग रहा है कि हम अपने कैंडिडेटों की लिस्ट पहले जारी कर देंगे तो अभी चुनाव में आचार संहिता का लेखा जोखा भी इनको पहले से जो हुआ उसका देना नहीं पड़ेगा, और जाके अपनी दुकान पहले से सजा लेंगे। लेकिन जनता जानती है किसने हमारा साथ दिया है पहले से। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी जो विधायक अभी तक गोटेगांव से रहे हैं, सबने जनता के लिए काम किए हैं, विकास किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायकों का कार्यकाल मैंने देखा है, एक हाकम सिंह जी और एक डॉक्टर कैलाश जाटव जी। मुझे लगता है कि ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि गोटेगांव में ना हाकम सिंह जी दे पाए ना डॉक्टर कैलाश जाटव जी दे पाए हैं। हाँ, लेकिन हमारे कांग्रेस के एमएलए रहे, उनके कार्यकाल में निश्चित तौर पर गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है, ये मैंने ये प्रमाण बोलते हैं। लेकिन बात सामने निकल के आती है कि जो चर्चा है चौपाल पे कि विधायक जी का एक कार्यालय तक नहीं है वहां पर, ये भी एक बड़ी बात निकल के आती है कि जनता उनसे मिले तो मिले कैसे, क्योंकि हमारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होता तो अपने आम जनता जो है उसको एक रहता है कि हमारा हमने जिसे चुना है, जिसे हमने आशीष दिया, जिसे हम पर विश्वास है, हम जिस पर विश्वास कर पा रहे हैं हम उससे मिल तो सकें। ये परिस्थितियां नहीं है, तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, गोटेगांव विधानसभा में एनपी प्रजापति जी के अगर कार्यालय की बात है तो गोटेगांव एनपी प्रजापति जी का निरंतर दौरा रहता है। सेकेंड चीज, गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जुड़ा हुआ नरसिंहपुर आ जाता है, जहां पे उनका सरकारी आवास है, वहीं पे उनका कार्यालय भी संचालित है। और मैं देखता हूं लोग आसानी से उनके कार्यालय तक पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं, और उनकी बातों का समाधान भी एनपी प्रजापति जी के द्वारा किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियां जो चल रही हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं बगावत के स्वर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक और वहां जो कांग्रेस की ओर से यदि हम बात करते हैं तो शेखर चौधरी जी भी दम भर रहे हैं, उनका भी चर्चा है कि वो शायद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं अभी एक ऐप के सर्वे में जो निकल के आया कि नंदकिशोर ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी जनमत संग्रह बहुत अच्छा है, और इन प्रतिशत आंकड़ों के बलबूते मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं बगावत या विद्रोह कर सकते हैं। लगातार आप भी देख रहे हैं कि उनके जो वक्तव्य जारी हो रहे हैं, वो वीडियोस जो मैं अभी ये स्पष्ट नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई परिस्थितियां बनी बिगड़ी तो वो खुलकर मैदान में सामने आएंगे। तो इन परिस्थितियों में क्या हालात नजर आ रहे हैं? अब क्योंकि वो संघर्ष को त्रिकोणीय नहीं होगा, वो चार भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो उन परिस्थितियों में क्योंकि आप संगठन में हैं और बड़े पद पे हो, कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही भी होगी, तो इन जवाबदेहियों के तहत आपको क्या नजर आ रहा है, वहां क्या स्थितियां बन रही? देखिए, हमें विश्वास है हमारी पार्टी का रूठेगा नहीं, रूठेगा तो हम मना लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सब जगह जाहिर हो गई है। उनके लीडर्स तो आपके चैनल पे ही बता रहे थे, मैंने सुना, वीडियो देखे, तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर विद्रोह की स्थिति है। और मैं तो बोलता हूं यहाँ पे विद्रोह की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक दिन आप देखिएगा, मैं आज आपके रेड अलर्ट के चैनल पर इस बात की मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, और जिस दिन ये चीज सच होगी आप जरूर ये वीडियो दिखाइएगा सबको, कि जिस तरह से किसी समय हमारी पार्टी से लोग टूट कर गए थे, किसी कारण से तोड़ा गया था, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसे ही लोग टूट कर जाएंगे और अपनी अपनी अलग अलग पार्टियां बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर जगह विद्रोह है, और अब भारतीय जनता पार्टी अपने अंतिम समय पर चल रही है। सब नेताओं को टिकट चाहिए, सब लड़ने के लिए तैयार हैं वहां पे। ये तो क्या है, यदि हम बात करते हैं धर्म की जी,
धार्मिक विचारधारा की बात करते हैं तो ये कहा भी जाता है कि पृथ्वी गोल है और जो हम बोएंगे तो वो काटेंगे। बिल्कुल सही बात। एक पत्थर यदि हम मारते तो लौट के उसको आके हमको हमको भी लगता है वो है, ये प्रक्रिया के अंतर्गत है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां आने वाले वक्त की अच्छी बुरी, क्योंकि अच्छे दिन है तो बुरे भी आते हैं, तो अच्छे दिन भी आते हैं। सभी के अपने अपने समय काल, समय चक्र जो है, काल जो है वो अपना काम करता है। तो इन सब परिस्थितियों के तहत आपका तो ये कहना है कहीं ना कहीं सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, डंकी की चोट पे बनेगी। आज आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ, जिस दिन बनेगी आप बोलोगे साहिल सही बोला था तुमने। बड़ा मतलब किस दम्भ के साथ जनता के दम पे बोलना चाह रहा हूं। क्योंकि जब मीडिया सर्वे कर रहा है तो हम भी साफ कह रहे हैं कि आज जो परिस्थितियां हैं मतलब मुगालते में नहीं रहना चाहिए कांग्रेस। बीजेपी सतर्क रहा है इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल उनको सतर्क होना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि हालात ठीक नहीं है। उनकी सर्वे रिपोर्टें भी लगातार ऐसी आ रही है कि जो आम जन है वो कहीं ना कहीं रुष्ट है। तो वहीं आगे मुगालते में कांग्रेस ना रहे कि हमें बना परसी परसाई थाली में। नहीं, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल मेहनत कर रही है। कांग्रेस के एक एक व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी प्रतिदिन दौरे पे दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी मुगालते में नहीं है, किसी भी चीज को लेके एकदम भ्रम में नहीं रह रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी तैयारी 2023 के साथ साथ 24 की भी कर रही है, क्योंकि हमें 23 के साथ 23 सेमीफाइनल है, 24 में हमें फाइनल खेलना है। तो हम फाइनल की बल्लेबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने शानदार प्रदर्शन करेगी, हम उसकी तैयारी में हैं। क्या लगता है कांग्रेस की चारों सीट पर वर्तमान क्या परिस्थितियां, किन प्रत्याशियों संभावित की हम बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं गणना सभी जगह चल रही है। तो गोटेगांव, नरसिंहपुर और हम बात करें तेंदुखेड़ा और गाड़ावारा, तो इन पर कौन कौन प्रत्याशी ही उम्मीदवार के रूप में कार्य करें? नहीं, मेरा इस विषय में बोलना सही नहीं है, वो आप मुझसे मत बोलवाइए। चलिए तो ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने। हाँ, और मैं क्योंकि उस चीज पे बोलूंगा वो ठीक नहीं रहेगा। जी जी जी। तो अब आगे आप समझ पा रहे हैं कि सरकार आपकी बन रही है जी। जनता का आशीर्वाद आपको मिलना है जी। इन परिस्थितियों में आप अपने कैरियर, अपने भविष्य को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरी एक अच्छी पहचान पूरे प्रदेश में है। मेरा लेटर हेड भी होता है तो उसमें भी लिखा होता है कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी। मैं जब भाजपा में था, मेरा वहां भी लेटर हेड था, उसमें भी लिखा रहता था कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। तो मैं जिस भी हूं तो मेरा जो वजूद है वो कार्यकर्ता का मैं लेके चलना चाहता हूं। मुझे पार्टी जो भी सम्मान देती है, जो भी स्थान देती है, मैं हर स्थान को, पार्टी के हर निर्णय को मैं स्वीकार करता हूं। साल रिजर्व में हुई थी सीट आपकी, यदि बात करते हैं गोटेगांव की, तो रिजर्व सीट को हुए लगभग कितना वर्ष होने जा रहा है? और एक युवा के नाते क्या आपका धर्म नहीं बनता या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप अपने जो सीट है, जो रिजर्व सीट है, उसको मुक्त कराएं? देखिए, गोटेगांव विधानसभा 1977 में रिजर्व हुई थी और तब से आज 2023 है, गोटेगांव विधानसभा रिजर्व है। मुझे जहां तक जानकारियां हैं 2025 में परिसीमन है, 27 में सीमांकन है। इसके बाद लगभग गोटेगांव विधानसभा रिजर्व से अनारक्षित हो जाएगी, और नहीं होती तो अब तक जो भी लोग लीडरशिप करते हैं उन लोग को प्रयास करने चाहिए थे इस विषय में कि अनारक्षित हो, या अन्य भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। नहीं, लेकिन अब साहिल निकल के आए हैं भाजपा से, उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली है। कांग्रेस का एक बड़े काफी ज्यादा लोगों के साथ आपने पार्टी में ज्वाइन किया था, लगभग 250 लोग के साथ आपने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो क्या आप ऐसा नहीं लगता कि साहिल इस संघर्ष यात्रा को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, अब हमें हमारी सीट जो है रिजर्व से हटके हम सामान्य सीट या पिछड़ा वर्ग सीट में चाहिए, तो इसके लिए तैयारियां शुरू करेंगे साहिल? देखिए, इस विषय में मेरा सीधा है कि मुझे चुनाव लड़ने की व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मेरा ज्यादा फोकस उस पर है नहीं। लेकिन अगर बात है क्षेत्र की पब्लिक ऐसी कुछ विषय बातें रखे कि हमारे लीडर्स बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा, वो जो बोलेंगे आगे देखा जाएगा। नहीं तो युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या? हमको नहीं लड़ना इसलिए हम ये नहीं करेंगे, ये कहां तक उचित मानते साहब? देखिए, मुझे नहीं लड़ना ये मेरा व्यक्तिगत फैक्ट बिल्कुल है, और पब्लिक में से लोग लड़ना चाहते हैं ये बिल्कुल क्लियर है। तो मुझे आगे समय अगर लगेगा, लोग मेरे से चर्चा करेंगे तो उसके लिए जो भी उचित प्रयास होगा उसके लिए मैं करूंगा। पब्लिक अगर मेरे से बोलेगी कि उन लोगों को किसी को चुनाव लड़ना है, सीट को रिजर्वेशन से चेंज कराने के लिए साहिल प्रयास करे तो साहिल उनके लिए करेगा। मतलब ये है कि जनता की जो डिमांड होगी उस पर साहिल, मैं पब्लिक की दम पे लीडर। साहिल एक बात और सामने निकल के आती है, लगातार आपकी जो राजनीतिक
पृष्ठभूमि है जी। वो निकल के आती है। आप माँ रेवा जी जीवनदायिनी, माँ भगवती आदि शक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे नरसिंहपुर जिले को प्रवाहित करते हुए निकल रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए। तो हमारे जो क्षेत्र है इसलिए उर्वरक कहा जाता है वास्तव में, क्योंकि वो माँ नर्मदा का कृपा पात्र क्षेत्र है। और आप भी मैया के बहुत बड़े भक्त के रूप में नजर आते हैं, क्योंकि आपकी जो यात्रा हैं ये भी जनमानस के पटल पे हैं। मीडिया भी जानती है कि आप लगातार आपने साइकिल से नर्मदा परिक्रमा की, उसके बाद भी आपने जल लेकर आप भोपाल गए, नर्मदा जी का जल लेकर। तो इन सब परिस्थितियों के बीच में मतलब वो जल लेके जाने की पूरी कहानी कह दें या नर्मदा परिक्रमा, ये सब किस विचारधारा से आप आगे बढ़े थे? देखिए, मैं माँ नर्मदा जी का अनन्य भक्त हूँ। मुझे जो भी हैं माँ नर्मदा जी हैं। मैंने साइकिल से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की, उन्होंने मेरे मन में विचार आया, उनके द्वारा आया कि मुझे परिक्रमा करनी चाहिए, और मैंने 57 दिनों में साइकिल से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की। मेरे नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं दुनिया का एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति हूँ साइकिल से नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाला। अभी जब हम आप जैसे यात्रा की चर्चा कर रहे थे भोपाल वाली, हम परिवर्तन विश्वास यात्रा लेकर गोटेगांव से भोपाल तक हमारे 25 नौजवान साथियों के साथ पैदल गए। इस यात्रा में हमने झांसी घाट में माँ नर्मदा जी का पूजन किया, और हम नर्मदा जी का जल कलश में लेकर भोपाल गए थे, क्योंकि हमारी जो मेन आस्था है माँ नर्मदा जी में है। शिवराज जी भी कभी नर्मदा जी में जल लेकर नर्मदा जी में जाके कसमें खाया करते थे, संकल्प लिया करते थे, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी कोई उनका संकल्प नहीं निभाया है, सिर्फ अवैध खनन करा के। शिवराज जी के परिवार के लोगों को देखिए आप, उनके से जुड़े हुए लोगों को देखिए आप, नर्मदा जी का उत्खनन कर रहे हैं। क्योंकि ना मैं रेता बेचता, ना मेरे को रेता बिकवानी, ना मेरे को रेते से कोई मतलब है इसमें व्यापार के रूप में। मैं चाहता हूं नर्मदा जी का उत्खनन रुके। बाकी और नदियां हैं, जरूरत पड़ रही है उनसे रेत निकाली जाए। शिवराज जी ने भी कुछ सालों पहले झूठ बोला था कि वो पत्थरों से रेत निकलवाने के लिए काम कराएंगे, कुछ नहीं कराया। शिवराज जी सिर्फ नर्मदा जी के नाम पर राजनीति करते हैं, और मैं नर्मदा जी को अपनी आराध्य मानकर उनकी सेवा करता हूं। मैंने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा जब की, मैंने भैया अपने उद्देश्य बनाए कि नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, माँ नर्मदा जी में साफ सफाई, और माँ नर्मदा जी में पॉलिथीन न डालें। मेरे उद्देश्य लेके मैंने परिक्रमा की। जब मैं भोपाल गया नर्मदा जी का जल लेके, तो मेरे से मीडिया के साथियों ने पूछा कि आप नर्मदा जी का जल लेकर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग चीज थी। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति तो राजनीति है, लेकिन नर्मदा जी का जल क्यों? क्योंकि मैं नर्मदा जी का भक्त हूं, और वो माँ जो मुझे मन में विचार लाती है मैं वो करता हूँ। मेरे मन में विचार आया कि नर्मदा जी का जल इसलिए भोपाल ले जाया जाए जिससे हम हमारे नेताओं को भोपाल में वो जल भेंट कर सकें। जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी, तो उस जल से मुख्यमंत्री निवास को शुद्ध किया जा सके, उस जल के छिड़काव से विधानसभा को शुद्ध किया जा सके, और उस जल से वल्लभ भवन को शुद्ध किया जा सके, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लेकिन यदि हम 15 महीने की सरकार कहते हैं कांग्रेस की, उस पर भी बहुत ज्यादा आरोप लगे हैं। और आज लगातार जब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से बात हो रही है, तो वो तो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जब कांग्रेस के 15 महीनों की सरकार, तो झूठ बोला, लोगों का जो 2 लाख का कर्ज था वो माफ नहीं हुआ। वहीं आगे बढ़ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई कि आपका उद्योग चला है, स्थानांतरण का जो उद्योग था, ट्रांसफर उद्योग के रूप में उसको लिया जाता है। ये भी एक बड़ी चीज निकल के सामने आई थी। बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बेबुनियाद सवालों के, बेबुनियाद आरोपों के अलावा और जीवन में कुछ नहीं लगा सकते हैं। वो तो खुद ही फालतू है, दूसरों को फालतू समझने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अभी आपने बताया कि वो कर्ज माफी की बात करते हैं, हमारे पास में प्रमाण है। इन्हीं की सरकार के मंत्री कमल पटेल जी ने ये चीज एक्सेप्ट की है, विधानसभा में आंकड़ा दिया है कि कांग्रेस की सरकार में कर्ज माफी हुई है। कमल पटेल जी जो कृषि मंत्री, उनके परिवार के लोगों का कर्ज माफ हुआ, अपने नरसिंहपुर जिले के लोगों का कर्ज माफ हुआ, मेरे गोटेगांव के आसपास के गांव के लोगों का तक कर्ज माफ हुआ। उन्होंने बताया मुझसे 1.5 लाख तक का हुआ, 2 लाख तक का होने वाला था। शिवराज सिंह जी ने खरीद फरोख्त करके कांग्रेस की सरकार गिराती, जिसके कारण से वो 2 लाख तक का रुक गया, लेकिन सरकार आने के बाद पूरा कर्जा माफ होगा। तो नरसिंहपुर जिला आज अर्ध विकास का दंश जी झेल रहा है, और बड़ी वजह यह है कि यहाँ का ये रोजगार है। क्योंकि आपने तो एक लाइन पकड़ ली कि आप इंजीनियर बन के आप समाज सेवा के रूप में आप निकल पड़े हैं,
लेकिन और बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जो घर में बैठे हुए हैं, परेशान है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई पारिवारिक कलह में अपने आप को नष्ट कर रहा है, और बच्चे खोचे जो लोग हैं वो किसानी का कार्य कर रहे हैं। तो युवा शक्ति जो है कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ और छला हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे सरकार बीजेपी की बने या बनी हो या रही हो या कांग्रेस की। लेकिन युवा, क्योंकि नरसिंहपुर जिले में एक भी ऐसा आप नहीं कह सकते कि हमने कोई बड़ा व्यापारिक उद्योग लगाया जिससे हम नरसिंहपुर जिले के बच्चों को बड़ा रोजगार दे पाए। जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। यहां से पार्टियों से हटके बात करूंगा क्योंकि ये मेरे जिले का विषय है और जिला मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिले के नौजवान साथी मुझे इंपॉर्टेंट है। नरसिंहपुर जिले में हकीकत में किसी भी प्रकार से कोई भी साधन रोजगार का नहीं है जिससे लोग अपना जीवन यापन कर सकें, सही तरीके से नौकरी पा सकें। एक एनटीपीसी प्लांट गाडरवारा में जरूर लगा हुआ है, लेकिन मेरे पास ही लोगों के फोन आते हैं कि भैया इसमें हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम स्थानीय हैं और बाहर के लोगों को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो उसमें भी एक चीज जानकारी आती है, बोले वहां पे सिर्फ सांसद जी का फोन चलता है, बोले वो बोलते हैं तभी नौकरी मिलती है, ऐसा लोग मेरे को बोलते हैं। तो ये बिल्कुल दुख का विषय है कि हमारे नौजवानों को रोजगार यहाँ पर सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा, जिस कारण उन्हें बाहर पलायन करना पड़ता है। मेरे बहुत सारे साथी हैं भैया जो पढ़े लिखे हैं लेकिन आज ही वो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में बैठ के खेती कर रहे हैं। मजबूरी है उनकी कि वो परिवार छोड़ के ज्यादा दूर बाहर भी नहीं जा सकते, जिम्मेदारियां हैं। तो ये दुख का विषय है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे जिले से हमारे नेता जीतकर चुनाव जाएंगे और वो इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि नरसिंहपुर जिले में रोजगार की जो समस्या है उसका हल होना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रयास किए जाने चाहिए। क्या कहें, साहिल जिस हिसाब से बात कर रहे हैं या जिस हिसाब से मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, तो ये माना जाए कि ये पहल साहिल खुद करेंगे। बिल्कुल साहिल करेगा। हम हर हाल में हमारे जनप्रतिनिधियों को याद दिलाएंगे कि हमें नरसिंहपुर में सबसे पहले रोजगार चाहिए। मैं बोलता हूं हमारी सरकार बनेगी, आज आपके चैनल के सामने बोलकर जाता हूं, हमारी सरकार बनेगी। हम हमारे लीडर्स से आग्रह करेंगे कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए कि हमारे क्षेत्र के जिले के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पर कोई बड़ा उद्योग आए। अगर वो हमारी बात को मान लीजिए कम सुनेंगे तो हम अपने तरीके से, हमें मालूम है कि हमारी बात कैसे सुनानी है, हमें इतना भी आता है। चलिए, तो साहिल राजपूत जी हमारे साथ थे और उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बेबाक शब्दों में अपनी बात रखी और बात रखने के साथ साथ उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नरसिंहपुर के जो बेरोजगार युवा युवतियों उसके लिए वो संघर्ष करेंगे। और उन्होंने एक बात और कही कि यदि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सम्मान्य, जिनको हमारी क्षेत्र की जनता अपना आशीष देकर यहाँ पर अपना प्रतिनिधि बनाएगी, यदि वो हमारी नहीं सुनेंगे तो हम उनको कैसे सुनाना है इसका उनको तरीका आता है। तो इसी क्रांति के साथ वो आगे बढ़ेंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच।